नमस्कार सभी प्यारे मित्रों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं संदीप ग्रोवर आप सभी का। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो जेनेटिक्स से है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आनुवंशिकता जो है उसके सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले ही जैसे हम बात कर चुके हैं कि इनहेरिटेंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स जो है उनकी ट्रांसमिशन होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक होती है। जर्नल जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत में जब इनहेरिटेंस का जिक्र होता है तो एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो है ना हमें बात करनी पड़ेगी शुरुआत में, जिनको आनुवंशिकी के जनक भी कहते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स और ही इज़ नन देन अदर ग्रेगर जोहन मेंडल। यस, हम मेंडल के बारे में बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले इनहेरिटेंस का काम नहीं हुआ। मेंडल से जो इनहेरिटेंस का काम हुआ मेंडल से पहले का, उसको हम बोलते हैं प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। वहाँ पे आज के समझ के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम देखेंगे, समझेंगे तो यूँ लगेगा कि किस तरह की चीज़ें इन्होंने जिक्र की हैं। क्योंकि जैसे आप रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी की बात करोगे, मॉइस्ट वेपर थ्योरी की बात करोगे, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन की बात करोगे, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस की बात करोगे, जिसमें पाइथागोरस जो है उनका नाम आता है, जिनमें हम बात करें एरिस्टोटल का नाम आता है। उन लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की बात कही हैं और इस तरह से कहा है कि वेपर से जो है ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएंगी, डिफरेंट पार्ट से वो कहीं जाके कलेक्ट होंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम में जाएंगे, वहाँ से जो है डेवलप होगा। रिप्रोडक्टिव ब्लड जो है प्योर ह्यूमन बींग सिक्रेट करती हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड जो है ज़्यादा प्योर है सीमन की फॉर्म में, फीमेल्स का नहीं है, इसीलिए मेल जो है उनके कैरेक्टर्स जो हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। इस तरह की जो है बहुत सारी बात की है। कुछ ने ये भी कहा है कि एक जो इंडिविजुअल है वो जो गैमेट्स हैं उनके अंदर प्री फॉर्म्ड फॉर्म में है, पहले से ही बना विद्यमान उसमें बैठा है, और वही जो है आगे चल के न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है उनके अंदर जो है इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खैर, इस तरह की बातें हैं, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो है उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ, देखो उस दौरान इन सब चीज़ों के बारे में सोचना उन लोगों के लिए भी जो है बहुत बड़ी बात ये मैं मानता हूँ। और उन्होंने भी इस तरह की जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम चर्चा करेंगे उस महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। और जब उनके बारे में बात करें तो उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करनी होती है। मेंडल ऑस्ट्रेलिया के थे, वहाँ उनका जन्म हुआ, गरीब परिवार में जन्मे, काश्तकार किसान थे। उनके पिता पढ़ने का कोई माहौल नहीं था, खुद के प्रयासों से ही उन्होंने आगे चल के अपनी एजुकेशन हासिल की, 10वीं तक की। और फिर उनका रिलीजियस लाइफ का भी जुड़ता है कि उन्होंने एक रिलीजियस लाइफ जी, प्रिस्ट की तरह जो है उन्होंने काम किया, पादरी का रोल उन्होंने निभाया। और सोसाइटी की मदद से उनको 2 साल जो है वियना यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ने का मौका मिला। और उन्होंने वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल हिस्ट्री के साथ साथ जो है मैथमेटिक्स जो है उनकी स्टडी की। वहाँ से लौटने के बाद जो चर्च था वहाँ पे ही उन्होंने एज ए फिज़िक्स टीचर के रूप में काम किया, फिज़िक्स पढ़ाई उन्होंने। और इसी दौरान जो है वो एक हंगर थी उनकी हाइब्रिडाइजेशन को लेके, कि हाइब्रिडाइजेशन को समझना है, उसको एक्सप्लोर करना है। इन्हीं वजहों से जो गार्डन एरिया था पर्टिकुलर चर्च का, उसके अंदर जो गार्डन पी प्लांट था वो उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। हाँ, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। ये गार्डन पी प्लांट जो है, इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज पाइसम सैटिवम। इनके ऊपर मटर के पौधों पे उनका एक्सपेरिमेंटेशन जारी रहा और उनकी अपनी जो मैथ की नॉलेज थी उसने काफ़ी हेल्प किया
इस सबको इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट थे उसी दौरान के, वो मेंडल्स की जो डिस्कवरीज जो उन्होंने कर दी थी, जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की जो फाइंडिंग्स उन्होंने दी थी, उनको अनफॉर्चुनेटली अप्रिशिएट नहीं कर पाए, उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया। क्योंकि मेंडल का जो ये काम था ये उस समय का नहीं था, मेंडल ने ये काम जो है आगे तक सोच के सौंप दिया था, बना दिया था। और ये सब जब हो रहा था वो अपने अंतिम दौर में थे। किडनी डिसऑर्डर उनको हुआ 1884 में, किडनी डिसऑर्डर की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई। ही वॉज डाइड इन 1884 बिकॉज ऑफ द किडनी डिसऑर्डर्स। और ये भी नहीं पता था उनको कि वो क्या करके चले गए। उनके मृत्यु के लगभग 16 साल बाद 1900 में कुछ और साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट हैं मुख्य रूप में, उनमें ह्यूगो डी वेरिज और 2 वैज्ञानिक उनके साथ थे। उन्होंने एलेबोरेट किया उनके जो एक्सपेरिमेंटेशंस थे उनको, और फिर जो है लोगों को समझ में आया कि मेंडल ने क्या कर दिया। क्योंकि एक फिजिकल जो इनहेरिटेंस की स्ट्रक्चर है उसके बारे में सबसे पहले मेंडल ने ये बताया कि बेसिकली क्योंकि उस दौरान जीन्स का कोई वो नहीं था, उन्होंने फैक्टर कहा, जर्मिनल पार्टिकल्स, उन चीज़ों को कहा जिनकी वजह से इनहेरिटेंस होती है, जो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सभी सेल्स से जैसे उन्हीं जो गैमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस के बाद जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से जो है जाइगोट बनता है, और जो गैमेट्स हैं उन्हीं के अंदर जो है वो फैक्टर्स की वजह से जो है कैरेक्टर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस हो रही है। ये फिजिकल जो बेस है इनहेरिटेंस का ये उन्होंने दिया। आज हम थोड़ा सा मॉडर्न ईरा में रह रहे हैं, हम जानते हैं, समझते हैं कि केमिकल नेचर भी है इनहेरिटेंस की, और आज हमें पता है क्योंकि लॉट ऑफ इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, आज की हमारी जो स्टडी है उससे आज हम ये जान पाए हैं। और इस तरह की बात करते हैं कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं, क्रोमोसोम्स गैमेट से कैरी होते हैं, और ये जो डीएनए और प्रोटीन है इन दोनों से मिलके क्रोमोसोम्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। डीएनए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और जो प्रोटीन्स हैं वो कुछ जो हमारे जो जीन्स हैं उनके साथ कोड करती है, और स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। तो ये केमिकल नेचर जो है आज हमें समझ में आती है। तो मैं ये कहूँगा कि मेंडल को जो उन्होंने किया, यदि उनके जीते जी उनको ये एहसास होता तो उनको खुशी बहुत मिलती। लेकिन खैर इस सब के बावजूद आगे बढ़ते हुए हम ये तो समझ ही गए होंगे कि मेंडल ने वो काम करके दे दिया इनहेरिटेंस के बारे में जिससे एक नई राह मिली जेनेटिक्स को, और जेनेटिक्स आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम बात करने वाले हैं, मैं बता ही चुका हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ऑफ द मेंडल दैट वाज गार्डन पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम हम लिख चुके हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस के कुछ लॉज दिए हैं, और कंट्रास्टिंग फैक्टर्स और कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्होंने अपने आप को इनिशियली वो मोर देन 30 कैरेक्टर्स के ऊपर जो है इनहेरिटेंस को स्टडी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर उनको घटाया, 21 पे अपने आप को सीमित रखा, और उसके बाद भी उन्होंने फाइनल जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए। और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है क्या है, उनके अल्टरनेटिंग ट्रेट्स हैं। जैसे हम बात करें कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज ऑफ प्लांट हाइट। Plant height. Second is flower color. Third is flower position. Fourth is seed color. Fifth is seed shape. Other remaining characters, 6th and 7th. Seed, color, seed shape, seed color हो चुका है, pod, shape and pod color, ये भी कैरेक्टर थे, pod shape and pod color।
ये character is morphological and physiological expression of an organism, and trait is the easily distinguishable feature of a character. Earlier we discussed during the first video that was regarding the important terminology of genetics. So now we are going to discuss about their alternating traits. Plant height is a character and its traits are tallness and dwarfness. Their gene symbols are capital T, and for dwarfness small t. Tallness is dominating over dwarfness. So tallness is the dominating trait and dwarfness is the recessive trait. मुझे इसको चेंज करना है और इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम। तो आगे बात करेंगे हम फ्लावर के कलर की। फ्लावर का जो कलर है उसको लेके बात करेंगे। तो फ्लावर के कलर को भी इसकी दो अपनी अल्टरनेटिंग ट्रेट्स हैं इस कैरेक्टर की। फ्लावर कलर वॉयलेट और रेड एंड वाइट। So violet or red is the dominating trait, white is the recessive trait, and their gene symbols will be RR in case of red, and for white small r. Flower position, where flower is exactly located. Flower की position के भी जो है दो characters की जैसे बात की उन्होंने कि flower की position जो है एक है axile position and second is terminal. Axile is dominating over terminal. तो एक्साइल कैपिटल ए से इनके जीन सिंबल्स को लिखेंगे और टर्मिनल के लिए जो जीन सिंबल्स रहेंगे वो स्मॉल ए रहेंगे। सीड कलर, जो पी सीड्स हैं उनके कलर जो है एक कैरेक्टर है और उनकी दो अल्टरनेटिंग ट्रेट्स हैं और वो है येलो, ग्रीन। dominating. Seed shape is the another character and traits for seed shape are rounded and wrinkled. Round shape is dominating over wrinkled shape and their gene symbols will be capital R, wrinkled के लिए small r रहेंगे। Pod shape, pod का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि सीड जो सीड्स हैं पी सीड्स दे आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और जो उसका छिलका है एग्जैक्टली पॉड है। पॉड की शेप जो है अगर बात करेंगे हम इसको बोलेंगे हम फुल और इनफ्लेम्ड। एंड अनदर ट्रेट इज कंस्ट्रिक्टेड। फुल के लिए एफ कैपिटल, कंस्ट्रक्टेड के लिए स्मॉल एफ। These are gene symbols for pod shape which is a character and these are the traits for this particular character. Pod color में भी अपनी इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। pod कलर में ग्रीन एंड येलो। Green is dominating over yellow, capital G, small g. So these are the 7 different characters which was taken into the consideration while Mendel was performing the act of the hybridization there. और दो तरह की चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पे दी हैं। उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई करना चाहते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। सो दो लॉज हैं, फर्स्ट विल बी ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड विल बी ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दीज टू लॉज वाज गिवन बाय स्टडिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को वो स्टडी कर रहे थे, इस हिसाब से उन्होंने जो है ये 3 लॉज दिए हैं इनहेरिटेंस के। और
अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म करवाया और एक अदर लॉ जो है उसकी फॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो एक एक करके उनको हम समझते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे हैं। इसके लिए एक बार मैं बोर्ड को मिटा लेता हूँ। बोर्ड रब हो गया है, और जैसा हमने कहा था कि मेंडल जो है उनके इनहेरिटेंस के लॉज के ऊपर चर्चा करेंगे, और उनका जो पहला इनहेरिटेंस का लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है ये, समझाते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, in a heterozygous conditions where there is a dissimilar arrangement of genes, in a heterozygous condition a gene will be able to express its effect in the next generation. That gene will be called as the gene or factor is called as the dominating factor or dominating gene, and other will remain suppressive in the presence of dominating one, that will be called as the recessive gene or factor. This is the statement for the law of dominance. We will try to understand this statement by making a cross between pure tall plant with pure homozygous recessive dwarf plant. Both are in homozygous conditions. They are parents. ये पेरेंट्स जीन सिंबल्स जो है हमने उनके लिख दिए, होमोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। डोमिनेटिंग, रिसेसिव अर्लियर हम बात कर चुके हैं। वी आर अवेयर अबाउट दिस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड देयर इज ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। एट द टाइम ऑफ द गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड दे बिकम सेपरेटेड। वो सेपरेट हो जाते हैं रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू, मियोसिस जिसको हम कहते हैं। गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई है, तो हम ये कह दें दीज आर गैमेट्स। होगा क्या, रैंडम फ्यूजन करवा रहे हैं हम, कोई चेकर बोर्ड नहीं है इनिशियली, बाद में देखेंगे चेकर बोर्ड को भी बनाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं दे विल रिप्रेजेंट F1 जनरेशन, एंड यू नीड टू फोकस ओवर हियर। आपको यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना होगा, और वो क्या है, मैंने कहा दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। अरेंजमेंट यू कैन सी इज डिसिमिलर। देयर इज वन जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर टालनेस, अदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, बट मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन इफ यू विल नोटिस हियर, अगर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे यू विल फाइंड, आप देखेंगे पाएंगे कि ऑल दीज hybrids which are formed during F1 generation are tall plants. So इसका मतलब क्या है कि this factor which was responsible for the tallness is dominating over this factor which is responsible for the recessiveness. That is why it is showing its effect in this F1 generation. And what I said during this statement, in statement I said in a heterozygous condition one gene will be able to express its effect, other will remain suppressive. That gene which is expressing its effect will be called as the dominating gene, and which is not expressing or being remain suppressive, that is called as the recessive gene. So this is the law of dominance. This law of dominance is not universally accepted. That is why it is having exceptions also. So what are those exceptions? Directly we are going to discuss about that. कि what are the exceptions for the law of dominance, और इनमें हम दो तरह की जो है और स्टडीज़ पढ़ेंगे, दो तरह के और हमें इनहेरिटेंस के जो है लॉज पढ़ने को मिलेंगे इसी में, इसकी एक्सेप्शंस में। और पहला है दैट इज़ ऑफ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, law of incomplete dominance. Law of incomplete dominance, and other will be law of codominance. उनके बारे में बात करेंगे। law of
कोडोमिनेंस है क्या, ये इनके बारे में बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दिस law of incomplete dominance states that offsprings formed in F1 generation are having intermediate effect of both their parents. मैंने क्या कहा कि जो offsprings बनेंगे, offsprings formed in F1 generation, F1 generation में बनने वाले offsprings will have intermediate effect of both their parents. जो उनके पेरेंट्स हैं उन दोनों का इंटरमीडिएट इफेक्ट उनके ऊपर आएगा. लॉ ऑफ जनरेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है. ये कहता है कि F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट इफेक्ट होगा उनके दोनों पेरेंट्स का. और ये कहाँ कहाँ रिपोर्टेड हुआ है, किन किन में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक एग्जांपल से समझेंगे हम. यदि हम बात करें मिराबिलिस ज़लापा 4 o'clock प्लांट की, इसके केस में भी इसको रिपोर्ट किया गया है. एंडालूजियन फॉल्स जो होते हैं, एंडालूजियन फॉल के अंदर भी जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है. क्या है ये, इसको समझ रहे हैं, हम समझेंगे इसको. 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस ज़लापा यदि हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर 2 तरह की वाइल्ड वैरायटी हैं. और वाइल्ड के बारे में मैं बता ही चुका हूँ. वाइल्ड वैरायटी आर दोज वैरायटीज विच आर नेचुरली अकरिंग इन ए पॉपुलेशन एंड दे आर ऑलवेज डोमिनेटिंग. तो दोनों ही वाइल्ड हैं. और इनके जो फ्लावर्स हैं, इन प्लांट्स के फ्लावर्स, उनके अंदर यदि हम बात करेंगे, एक प्लांट जो है उसके फ्लावर्स जो है उनके कलर की यदि हम बात करते हैं तो कैसा है, रेड है. और दूसरा प्लांट जो है यदि हम बात करें उसके जो प्लांट है के फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, वाइट है. हम जीन सिंबल लिखें तो यूं लिख दें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू. क्यों? क्योंकि दोनों ही वाइल्ड हैं, अपने आप में डोमिनेटिंग है. तो होगा क्या, F1 जनरेशन के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये इनके गैमेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई, रैंडम फ्यूजन होगा तो ये कंडीशन बनेगी. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पेरेंट्स हैं, ये गैमेट्स हैं और ये इनकी आई है F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में यदि हम बात करेंगे तो ये पाएंगे कि ये जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स होंगे सबका कलर कैसा रहेगा, पिंक रहेगा. और यदि हम बात करें रेड एंड वाइट जो है उसका इंटरमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, पिंक. तो कन्फ्यूजन यहाँ पे भी था. तो यदि हम इसकी F2 जनरेशन को भी रेज करते हैं, मतलब ये जो हाइब्रिड्स बने हैं इनकी हमें क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करवा देनी है. तो F2 जनरेशन के अंदर यदि आप उसको रेज कर दोगे तो इनकी जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो जो फिनोटिपिक रेशियो इनकी होगी वो रहेगी 1:2:1. मतलब 1 विल बी रेड, 1 will be white and 2 will be pink colored flower giving plants. ये रिपोर्ट किया गया मिराबिलिस ज़लापा में 4 o'clock प्लांट के अंदर. तो ये देख रहे हैं हम, जैसे हमने कहा और स्टेटमेंट में भी हमने लिखा है कि F1 जनरेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स का इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है और वो इंटरमीडिएट इफेक्ट दोनों पेरेंट्स की वजह से आता है. मतलब दोनों पेरेंट्स का इफेक्ट F1 जनरेशन में नज़र आएगा और इंटरमीडिएट इफेक्ट रहेगा वो, इसीलिए हमने इसकी स्टेटमेंट में लिख भी दिया है. अब एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने एंडालूजियन फॉल का एग्जांपल लिया है. वहाँ पे एंडालूजियन फॉल में अगर हम देखेंगे तो ऐसे फॉल्स हैं, मुर्गे जिनको हम कहें, उनमें से एक का कोट कलर जो है वो ब्लैक है और दूसरे का कोट कलर जो है वो कैसा है, वाइट है.
और दोनों वाइल्ड है, नेचुरली अकरिंग है, तो इनमें से कोई डोमिनेटिंग नहीं, कोई रिसेसिव नहीं, दोनों अपने आप में डोमिनेटिंग है। F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनका जो कॉट कलर रहेगा दैट विल बी ब्लू, और हम देखें तो ब्लैक एंड वाइट जो उसका इंटरमीडिएट इफेक्ट क्या रहेगा, ब्लू। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन के अंदर बन रहे हैं उनका जो इफेक्ट है वो इंटरमीडिएट इफेक्ट है ऑफ बोथ देयर पेरेंट्स, और यही है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इसकी स्टेटमेंट जो है मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल लेके हम इसको पढ़ चुके हैं। इससे आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करेंगे, और ये लॉ है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। ये लॉ ये कहता है कि द फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ए कैरेक्टर्स व्हेन आर प्रेजेंट टुगेदर नेवर ऑफ देम शो dominance or recessiveness, but when both are present together both will show their effects simultaneously। थोड़ा सा और बात करें हिंदी में तो मैं कहूँगा कि ये ला ये कहता है कि किसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन एक साथ प्रेजेंट रह रहे हैं उनमें से कोई डोमिनेटिंग नहीं होता, कोई रिसेसिव नहीं होता। जब वो दोनों एक साथ हैं और F1 जनरेशन के अंदर जब वो आएंगे तो दोनों अपने इफेक्ट साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। बेसिकली हमें पता है कि फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल के बारे में बात कर रहे हैं, उस दौरान जीन्स का जिक्र नहीं था। फैक्टर्स वो जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कैरेक्टर्स को। फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट कैरेक्टर व्हेन आर प्रेजेंट टुगेदर, when are present together there will be no relationship of dominance or recessiveness। what personally I think कि हमें जो है ना चीज़ों को क्रैम नहीं करना चाहिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग सूट होती है हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो आपकी अपनी डेफिनेशंस होनी चाहिए। मकसद हमारा ये होता है कि हम चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं और दूसरे को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, महत्वपूर्ण यही है। तो मैंने कहा कि फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर व्हेन आर प्रेजेंट टुगेदर देयर विल बी नो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप, मतलब कोई डोमिनेटिंग नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, बट व्हेन आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ विल एक्सप्रेस देयर इफेक्ट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली अपने इफेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर देंगे, और यही जो है स्टेटमेंट है कि इसकी लॉ ऑफ कोडोमिनेंस की। एग्जांपल्स लेंगे, उनसे कवर करेंगे इस एक्सेप्शनल केस को। क्या है ये एग्जैक्टली, इसके बारे में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत ठीक तरीके से साफ करने के बाद सीधे ही हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये रियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी हैं बीच में। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है जो पोज करके देता है मुझे और मेरे लिए बोर्ड साफ करके कर देता है, इसीलिए ये मुझे ही करना होता है, और मैं पोज नहीं लेना चाह रहा इस वीडियो में, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल लेंगे हम कोडोमिनेंस के, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के केस में, और एग्जांपल लेंगे हम शॉर्ट हॉर्न कैटल्स का, मतलब छोटे सींगों वाले जो कैटल्स हैं उनका एग्जांपल ले लें, और उनके कोट कलर का एग्जांपल लेके बात करें। कोट कलर लिखा मैंने, कैसे? इसी तरह से जैसे हम बात करें दो जो कैटल्स हैं जिनमें मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन एक जो है जिनके कोट का कलर कैसा है, ब्राउन मान लें, या हम रेड मान लेते हैं, रेड उसका कोट कलर है, और दूसरा जो है उसका कोट कलर कैसा है, वाइट है। F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो
रोन रहेंगे, ROEN। रोन का मतलब होता है चितकबरा। पैचेस होंगे, रेड कलर के भी होंगे, वाइट कलर के भी होंगे। और आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारी गायें जो हैं उनके अंदर जर्सी काउज, और उनको देखेंगे तो यदि उनकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे, क्रॉसिंग से हमें मिलेगा क्या? क्रॉसिंग से मिलेगा कि बहुत, देखो रेड भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है, पैचेज है ना उनके, ना कोई डोमिनेटिंग हो पाया ना रिसेसिव हो पाया, दोनों एक साथ प्रेजेंट थे, लेकिन ना तो कोई डोमिनेटिंग रहा ना कोई रिसेसिव रहा। इसी तरह से जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन के अंदर दोनों अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस कर पाए। और यही स्टेटमेंट है हमारे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या लॉ ऑफ कोडोमिनेंस की, सॉरी, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में जैसे स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दे डज नॉट शो dominating or recessive relationship, both will express their effects simultaneously in next generation। और वो यहाँ पे हो रहा है जैसा हम देख पा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ें इससे। जब एक्सेप्शनल केस की बात कर ली, हाँ एक और एग्जांपल जो है हमें ऐड करना होगा यहाँ, और वो है AB ब्लड ग्रुप्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। AB ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है हम बात करते हैं, जिसमें A एंड B ये दोनों कोडोमिनेटिंग हैं। यदि एक साथ होते हैं तो दोनों ही अपने इफेक्ट को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑफस्प्रिंग जिसका ब्लड ग्रुप A और दूसरे का B है, उनकी मैरिज होती है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप AB होगा, यदि वो होमोजाइगस कंडीशन में A और B ब्लड ग्रुप रखते हैं। इसके साथ मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, और मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर जो है हम इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पैटर्न को भी समझते हैं। उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भी आपको दूंगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म तक हम जो है इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे के दो लॉज और हैं, एक रहेगा जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा रहेगा जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए लॉ ऑफ कोडोमिनेंस पे अपने आप को सीमित रखते हुए इसकी दो एक्सेप्शंस पर ही सीमित रहेंगे। आगे जो है वीडियो में और जो रिमेनिंग लॉज है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोस। आपके सुझाव भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं, सजेशन दीजिए और सपोर्ट कीजिए।